डायन। यकीनन आपने ये नाम काफ़ी बार सुना होगा, कहानियों में, कुछ यूट्यूब वीडियोस में, और आजकल एनिमेशन वीडियोस बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं जिसका मेन कैरेक्टर डायन ही होता है। लेकिन क्या आपको पता है एक डायन की असल में शक्तियाँ क्या होती हैं और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये डायन आखिर बनती कैसे है? आज की वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी रोमांचक भी होने वाली है। इसी के साथ इस वीडियो में बाद में मैं आपको एक कहानी भी सुनाने वाला हूँ जो काफ़ी प्राचीन मानी जाती है और यूरोप में बहुत ज़्यादा सुनाई जाती है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। डायन, इसका इंग्लिश में नाम होता है विच, और विच से ही यहाँ डायन ज़्यादा मशहूर हुआ है। ये काफ़ी पुरानी बात है। यूरोप में विच क्राफ्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। जिस तरह से हम कह सकते हैं भारत में तंत्र विद्या। अब तंत्र विद्या होती है, कुछ तांत्रिक हैं जो खास मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं और काली शक्तियाँ या काले जादू का इस्तेमाल भी करते हैं, और वो भूत प्रेत से बात कर सकते हैं। ये एक विद्या कहलाई जाती है। इसी तरह से अलग अलग विद्याएं होती हैं, जानकारी, जिससे हम अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। जैसे वैज्ञानिक, वो विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिस्ट कुछ नई चीज़ें बनाने के लिए। इसी तरह से ये जो विच क्राफ्ट है ये यूरोप में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। ऐसी विद्या जिससे काली शक्तियों को बुलाया जा सकता था, अपने शरीर पर असर डाला जा सकता था, और इसे विच क्राफ्ट कहा जाता था। और ये जो विच क्राफ्ट की विद्या थी इसे सिर्फ औरतें इस्तेमाल कर सकती थी। अब वहाँ विच क्राफ्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, और ऐसी औरतें जो इस संस्था से जुड़ी हुई थी, ये खास तरह से संस्था के रूप में काम करती थी। ऐसा नहीं है कि कोई भी भाई काली विद्या सीखना शुरू कर दो और उसको सब कुछ मिलना शुरू हो जाता था, ऐसा नहीं है। इस संस्था से जो भी जुड़ी हुई विच थी, डायने थी, वो इसका इस्तेमाल किया करती थी, और वहाँ पर एक डायन से आगे और डायन को विद्या मिलती थी और वो डायन बनती थी। समझ सकते हैं ना आप, एक जादू की कला जो एक जादूगर से सीखी, बाद में दूसरे जादूगर ने उसे अपनाया। ऐसे वहाँ कई सारी डायने बनना शुरू हो गई थी, और उन डायनों के पास एक खास शक्ति हुआ करती थी। एक तो वो डायन कहते हैं कि बड़ा काढ़ा बनाया करती थी, उस काढ़े से वो शरीर में बदलाव ला सकती थी। वैसे उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो उस काढ़े का इस्तेमाल करती खास तरह से, उसके बाद वो जवान हो जाया करती थी और काफ़ी खूबसूरत लगा करती थी। और ऐसी डायनों को बाद में ढूंढने का काम शुरू हुआ था, क्योंकि उनकी जो शक्तियाँ थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। ये संस्था बाकी संस्थाओं पर एक तरह से काबिज होने लगी थी, उनकी शक्तियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। यूरोप के लोगों ने इनके खिलाफ बाद में युद्ध छेड़ दिया था। ये जो डायने थी ने पकड़ पकड़ कर जलाया जाता था, मारा जाता था, और इसमें कई बेकसूर औरतें भी फंसी थी, ये तो मानना होगा। कई ऐसी औरतें जो साधारण काम किया करती थी उन्हें भी डायन मानकर जला दिया जाता था, और इस तरह ये डायनों का रुतबा थोड़ा सा कम हुआ था और इन्हें गलत माना गया था। अब ये जो विच क्राफ्ट था जिससे डायने बनती थी, ये संस्था खत्म नहीं हुई, ये संस्था और ज़्यादा गुप्त हो गई, और ये जो डायने थी और ज़्यादा कम हो गई। पहले तो इससे काफ़ी आम तौर पर औरतें जुड़ जाया करती थी, विच क्राफ्ट सीखना शुरू हो जाती थी, वो डायने बन जाती थी। बाद में ये संस्था खुफिया तरीके से चलने लगी थी। अब ये जो डायने थी ज़्यादा गुप्त तरीके से रहने लगी थी, लेकिन आम लोगों के बीच ही रहने लगी थी। अब कई लोगों का मानना होता है कि ये जो डायने होती हैं यही चुड़ैलें होती हैं। ऐसा नहीं है। चुड़ैले जो हैं वो भूत प्रेत की एक प्रजाति होती है। जैसे कोई औरतें किसी खास लक्षण के कारण मारी गई हों, उनकी इच्छाएं रह गई हों, वो चुड़ैले बनती हैं। लेकिन ये जो डायने होती हैं ये मरी हुई कोई आत्मा नहीं है, ये जिंदा औरतें होती हैं। बस वो जादूगरी की कला जानती हैं, ऐसे जादू जानती हैं, ऐसे काले जादू को जानती हैं जिससे वो भयानक भी बन सकती हैं, खतरनाक भी होती हैं, और उनकी शक्तियों का इस्तेमाल वो लोगों के खिलाफ करती हैं। ऐसी औरतों को डायन कहा जाता है। और डायनों की कई और खासियतें भी होती हैं, लेकिन वो खासियतें, उनकी पहचान बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि डायन आखिर किसे कहा जाता है, कैसी होती है, उनकी शक्तियाँ कैसी होती हैं। तो ये बात साल 1400 की है। यूरोप में एक जगह एक एल्फ्रेड नाम का लड़का रहा करता था, और वो एक ऐसे टाउन में रहता था। ये टाउन पुराने ज़माने में गाँव को कहा जाता है, और वहाँ पर अच्छे घर थे, कुछ दुकानें सी बनी हुई थी, और पास में एक बड़ा सा रास्ता था। उस रास्ते से कई व्यापारी गुजर कर जाया करते थे। ये छोटा सा गांव था, टाउन। इसे ज़्यादा बड़ा टाउन नहीं कहा जा सकता जहां पर व्यापारी खास तौर पर आया करते थे, लेकिन बड़े रास्ते के करीब होने के कारण इस गांव को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था।
व्यापारी बहुत लंबा सफ़र तय करके आते, इस गांव के पास रुक जाते, यहाँ सुरक्षित महसूस होता। वैसे तो घने जंगल बने हुए थे, तो इस गांव के पास रुक जाते और वो व्यापारी जो सामान लेकर आए होते तो यहाँ ये जो गांव वाले होते उनसे सस्ता सामान लेते। इस तरह गांव में भी काफ़ी अच्छी तरक्की हो रही थी और हर सामान जो अमूमन बड़े टाउन्स में हुआ करता इस छोटे टाउन में भी मौजूद हुआ करता था। यहाँ बहुत कम लोगों की संख्या थी, लेकिन सभी काफ़ी खुशहाल थे। यहाँ ज़्यादा जानवर नहीं आया करते थे, खेती आसानी से होती थी, खाने पीने की कोई परेशानी नहीं थी, पास में नदी लगती थी, पीने की पानी की कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी। टाउन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। एल्फ्रेड भी यहीं पर रहा करता था और उसकी उम्र 20 से 22 साल हो चुकी थी और वो शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था, क्योंकि उसकी उम्र की कोई भी लड़की इस गांव में नहीं थी। तो उसकी शादी अब इस गांव में किसी लड़की से तो हो नहीं सकती थी, इसीलिए वो आसपास के कई और गांव में भी जाया करता, वहां काम किया करता और वो अपनी पत्नी बनाने के लिए किसी लड़की को ढूंढ रहा था जो उसकी हम उम्र हो, जिसे वो पसंद करे। अब तक उसे कोई ऐसी लड़की मिली नहीं थी। इसके बाद वो जो गांव था वहाँ कई व्यापारी गुजरा करते थे और वहाँ एक बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, जिसके बारे में खबरें अमूमन बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती थी कि शरीर में बदलाव होते हैं और शरीर काला फिरने लगता है, लोग धीरे धीरे मरने लगते हैं। इस तरह से कई व्यापारी तो वहाँ से गुजरते रहते थे। धीरे धीरे वहाँ भी जैसे वो बीमारी फैली, एक एक करके सभी लोग बीमार होने लगे, उनके शरीर काले होने लगे और वो काम नहीं कर पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनकी मौत हो रही थी, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो रहे थे। ना तो खेती का काम किया जा रहा था, ना व्यापारी से वो फसल बेचकर उनसे चीज़ें ली जा रही थी। जो व्यापारी थे अब वहाँ रुक नहीं रहे थे, उन्हें लग रहा था कि वो बीमारी यहाँ पर फैल चुकी है और ये कुछ अलग सी बीमारी लग रही थी। इसीलिए जो व्यापारी थे वहाँ से निकलकर आगे जा रहे थे और गाँव को नुकसान होने लगा था। खाने पीने की कई चीज़ें जो बड़े बड़े टाउन से आया करती थी वो यहाँ नहीं आया करती थी। अब साधारण फसल खानी पड़ती थी, वो भी कम बची थी, काम कोई कर नहीं पा रहा था। मर्द, औरतें, बच्चे सभी बीमार रहने लगे थे और ऐसे में एल्फ्रेड भी बहुत ज़्यादा बीमार रहा करता था। लेकिन क्योंकि वो घर में अकेला था, वो अनाथ था और अकेला रहा करता था, इसलिए उसे खुद काम करना पड़ता था, कुछ ना कुछ कमाने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए किसी का काम करना पड़ता। अब वो काम नहीं कर पा रहा था। इसके बाद वो जंगल में जाकर कुछ फल, सब्जियां, ऐसी चीज़ें तोड़ कर लाया करता था। जंगल में काफ़ी ज़्यादा जानवर हुआ करते थे। ये जो टाउन था इसके चारों तरफ बाड़ा बनाया था, कोई जंगल से जानवर इस बाड़े के अंदर नहीं आ पाता था। अब जो एल्फ्रेड था वो जंगल में जाया करता था, वहाँ से चीज़ें तोड़ कर लाया करता। अब इतना कमज़ोर हो गया था कि वो जंगल में तो जा पा रहा था, गिरे हुए फल, सड़ी हुई सब्जियां जो भी नीचे मिलती उठा लेता। पहले वो पेड़ों पर चढ़कर चीज़ें तोड़ सकता था, अब तोड़ नहीं पा रहा था। ऐसे ही एक बार वो जंगल में गया हुआ था, शरीर उसका बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। जब वो जंगल में गया उसे ज़मीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ नहीं मिल रही थी जिसका वो इस्तेमाल कर पाता, जिसे वो खा पाता, जिसे वो बेच पाता, कुछ नहीं मिल पा रहा था। लकड़ियों को काटकर वो कंधों पर टांग कर जा नहीं सकता था, इतना कमज़ोर था। अब उसे लगा मैं कुछ ढूंढ नहीं पा रहा, आज तीसरा दिन हो गया है, मैं भूखा हूँ, अब कुछ नहीं मिल रहा मुझे, अब शायद हमारे गांव में जैसे सब मरना शुरू हो जाएंगे, मैं भी मरूंगा। वहाँ पर उसे एक लड़की मिली। अब वो लड़की क्या कर रही थी कि वो ज़मीन से उठा कर चीज़ें इकट्ठा कर रही थी, बिल्कुल उसकी तरह। अब ये जो एल्फ्रेड था उसने उस लड़की को देखा और वो उसे कहने लगा कि मुझे भी कुछ दे दो, मैं भी बहुत भूखा हूँ, ये सड़ी गली जो सब्जियाँ, फल जो ऊपर पेड़ों से गिरे हैं मुझे दे दो, मैं भी कुछ खाना चाहूँगा। अब उस लड़की ने अपने उस झोले से कुछ सामान एल्फ्रेड को भी दे दिया। इसके बाद जो एल्फ्रेड था उसने वो सामान उसके साथ बैठकर खाया। वो जो लड़की थी उसकी हम उम्र लग रही थी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, अब दिल की भी अच्छी थी। उसने कुछ ही फल उठाए थे, अब जितने थे वो एल्फ्रेड को दे दिए थे। अब उसे भी भूख लगी हुई थी, लेकिन वो खुद नहीं खा रही थी, एल्फ्रेड को दे रही थी। एल्फ्रेड बीमार था। अब वो लड़की खूबसूरत थी, उसका रंग काला नहीं हुआ था, उसे शायद वो बीमारी नहीं लगी थी अभी भी। तो एल्फ्रेड कहने लगा कि मुझसे थोड़ा दूर बैठो, मुझे वो बीमारी लगी है, मैं नहीं चाहता तुम बीमार हो, तुम तो बहुत अच्छी भली लगती हो, पता नहीं किस टाउन से यहाँ पर आई हो, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हें वो बीमारी लगे। तब वो लड़की कहने लगी ये बीमारी मुझे भी पहले हो चुकी है, मैं इससे ठीक हो जाती हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं है, मैं जानती हूँ इससे कैसे ठीक होना है। एल्फ्रेड कहने लगा कर तुम ऐसा कर सकती हो, मेरे साथ भी करो, हमारे गांव में सबका बहुत बुरा हाल है, मैं इसे ठीक नहीं कर पा रहा, कोई ठीक नहीं कर पा रहा। अब तो व्यापारी भी नहीं आते जो दवाइयाँ लेकर आते हैं कई और टाउन से, मैं किसी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। तब उस लड़की ने वहाँ एल्फ्रेड को लिटाया, उसके पास कुछ चीज़ें थी जिसका वो इस्तेमाल करने लगी, कुछ पौधे थे जिनको इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। कूट कर उसने वो एल्फ्रेड के मुंह में डाला
वो कड़वी चीज़ें थी, लेकिन एल्फ्रेड जैसे जैसे उन चीज़ों को खाता गया उसकी सेहत थोड़ी सुधरी। 2-3 दिन बाद उसकी सेहत काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी थी। अब गांव में बाकी काफ़ी बीमार थे, एल्फ्रेड काफ़ी ठीक लग रहा था। उसकी चमड़ी काफ़ी साफ हो चुकी थी, जैसे वो बीमारी शरीर से निकल चुकी हो। गांव में कई लोग पूछ रहे थे कि तुम कैसे ठीक हुए, क्या हुआ जिस कारण तुम ठीक हो गए। अब उसने कहा कि मेरी एक दोस्त है। अब वो जो दोस्त है उसने मुझे ठीक किया। वो टाउन वाले कह रहे थे हमारा भी इलाज करवाओ, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो हमारा इलाज करवाओ। उसने कहा गर्लफ्रेंड नहीं, बस दोस्त है। उन्होंने कहा अगर दोस्त है, तुम्हारी मदद की, हमारी भी करवाओ। और ऐसी लड़की जिसने तुम्हें बचाया है, तुम्हें खाने को दिया है, उससे शादी कर लो। तुम खुद लड़की को पहले भी ढूंढ रहे थे, उसी से शादी कर लो ना, इतनी अच्छी है, हमारे टाउन में लेकर आओ, सबका इलाज करेगी। अब सभी टाउन वाले बार बार एल्फ्रेड को कह रहे थे कि उसे यहाँ शादी करके लेके आओ। इसके बाद एल्फ्रेड फिर से उन जंगलों में गया। उसे वो लड़की मिल गई जो सामान उठा रही थी, क्योंकि वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकती थी। एल्फ्रेड ने उसकी मदद की। वो ज़मीन से सड़े गले वो फल उठाकर खाया करती थी, लेकिन एल्फ्रेड ठीक था इसलिए पेड़ पर चढ़ा। अभी कमज़ोर था, जो छोटे पेड़ थे उन पर चढ़ चढ़कर जो फल तोड़ सकता था उसने तोड़े। कोई फल नहीं खाया उसने, सभी फल उसने उस लड़की को दिए, और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा, और उसके बाद एल्फ्रेड ने कहा क्या तुम मेरे टाउन में आ सकती हो? तुम जहाँ की भी हो, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करने को तैयार हूँ, तुम्हारे गांव जाकर बाकी लोगों से बात करने को तैयार हूँ। अगर तुम हमारे गांव में सबको ठीक कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब वो कहने लगी मेरा कोई अपना नहीं है, मैं तो एक घर में रहती हूँ जो पुराने टाउन का घर है, वहाँ और कोई नहीं रहता। मैं मजबूर हूँ, मैं सुंदर हूँ, इसलिए मुझे बहुत लोग परेशान करते हैं, तो मैं अकेला रहना शुरू कर चुकी हूँ। अब उसका झोंपड़ा जंगल में था। वहाँ जाने से पहले अब एल्फ्रेड कहने लगा तुम ही मेरे साथ आ जाओ ना, वहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। वो लड़की एल्फ्रेड के साथ आ गई। अब एल्फ्रेड के साथ वो लड़की आ गई थी, और वहाँ उस टाउन में वो कई जड़ी बूटियाँ, ऐसे पत्ते घास उठाकर उसे जैसे मिक्स करके उसका कुछ बनाती, सबके मुंह में लगाती जाती। इसके बाद सब धीरे धीरे ठीक होने लगे। 3-4 दिनों में पूरे जो गाँव वाले थे ठीक होने लगे थे। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के पास इलाज के लिए सब आते हैं, ऐसे सब लोग उससे दवाई लेने के लिए आते थे हर रोज़, और वो रोज़ बहुत ज़्यादा दवाई बनाती। सब बहुत खुश थे कि एक ऐसी बीमारी जो यहाँ बहुत फैली थी, इस लड़की ने उसका इलाज कर दिया। और इस तरह लोग अब उससे खुश थे और कह रहे थे तुम यहाँ पर रहो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, और हम चाहते हैं तुम एल्फ्रेड से शादी कर लो। एल्फ्रेड बिल्कुल दिखने में बहुत अच्छा था। अब वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। गांव वाले जिद करने लगे उससे शादी करो, ताकि ये हमारे गांव में रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई बीमारी आई इसे तो सब पता है। गांव वालों ने थोड़ी जिद की और वो लड़की मान गई। इस तरह उस लड़की ने अब एल्फ्रेड से एक शर्त रखी थी कि मेरे कुछ राज हैं, मैं चाहती हूँ तुम मेरे राज के बारे में जानने की कोशिश ना करो। एल्फ्रेड ने कहा ठीक है। उस लड़की ने कहा कि इस घर में एक और कमरा बनाना होगा जो मेरा होगा, जहाँ तुम कदम नहीं रखोगे, मेरा सामान वहाँ पर होगा। मैं काफ़ी अजीब चीज़ें करती हूँ, मैं दवाइयाँ बनाती हूँ, मुझे इन चीज़ों का शौक़ है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ कोई देखे। रात के 12 बजे से 3 बजे का वक्त मैं उस कमरे में जाया करूँगी, बाहर कहीं नहीं जाऊँगी, उस कमरे में जाऊँगी, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं आओगे। एल्फ्रेड था वो मान चुका था। एल्फ्रेड उस पर पूरा भरोसा करता था और उसने कहा ठीक है। इसके बाद वो जो लड़की थी वो कमरे में रात को 12 बजे से 3 बजे जाया करती, वहाँ से कुछ बनाती, अपना वो काम करती रहती। एल्फ्रेड के साथ वो बिल्कुल अच्छा व्यवहार करती थी, दिन के वक्त भी अच्छी बनकर रहती थी। पूरा 1 साल, लगभग 1 साल बीत चुका था, वो उसके साथ अच्छी थी, गांव वालों के साथ अच्छी थी, गांव में घुलती मिलती थी, खेलती थी, सबकी बहुत ज़्यादा मदद किया करती थी। अब इसके बाद लगभग 1 साल होने को आया था, और वो जो लड़की थी उसका कहना था कि मैं यहाँ गाँव में लोगों के बीच बहुत ज़्यादा रह ली, क्योंकि मुझे अकेले रहने का शौक़ है, मैं यहाँ लोगों के साथ ज़्यादा रह चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ मैं अपने उस छोटी सी झोंपड़े में, उस घर में अब कुछ दिन बिता कर आऊँ, और मैं चाहती हूँ एल्फ्रेड तुम मेरे साथ आओ। वो एल्फ्रेड से ज़िद कर रही थी कि वहाँ सामान लेकर जाएंगे, कुछ दिन बिता कर आएंगे अकेले में। इस तरह गांव वाले ठीक हो चुके थे, वहाँ पर व्यापारी थे वो भी आने लगे थे, और अब 8 से 9 महीने बाद कई व्यापारी थे जो यहाँ आए थे। इसके बाद गांव में काफ़ी बातें चल रही थी, और वो जो लड़की थी वो जिद लगाए बैठी थी कि आज रात को ही हमें उस घर में जाना है। व्यापारी जो थे गांव में थे, और वो लड़की जिद कर रही थी घर जाना है। एल्फ्रेड का कहना था ठीक है मैं जाने को तैयार हूँ। उसने कहा किसी को बताना मत, हम वहाँ कुछ दिन रहकर वापस आ जाएंगे। इस तरह वो तैयारी करने लगे थे। जो एल्फ्रेड था वो सामान की तैयारी करते करते कुछ उसे लगा कि मैं व्यापारियों से, अब इतनी तो चीज़ें हैं, इतनी फसल अच्छी है, वो जो जड़ी बूटियाँ सी बनाती है ना फसल, उससे अच्छी होती है, पेड़ अच्छे होते हैं, उसमें कीड़े नहीं लगते,
तो ऐसे हमारे पास सूखे फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इसे बेचकर उन व्यापारियों को देकर उससे कुछ अच्छा ले लूँगा और तोहफा दूंगा अपनी बीवी को। ये उसने सोचा। उसने बिना बताए अपनी बीवी को रात के 12 बजे घर से बाहर निकला, जब उसकी बीवी उस कमरे में थी। इस तरह वो निकला। अगले दिन उन्हें वहाँ पर जाना था। अब वो उस व्यापारी के पास गया और वो चीज़ें देकर कहने लगा, मैं इसके बदले कोई ख़ास चीज़ लेना चाहता हूँ। अब व्यापारी उससे बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस गांव में और लोगों से बात भी की थी। इसके बाद वो व्यापारी कहने लगे, वो जो बीमारी यहाँ पर फैली थी वो ठीक कैसे हुई? क्या यहाँ किसी की मौत हुई? अब उसने कहा, नहीं, मौत तो नहीं हुई। वो बीमारी मारने वाली नहीं थी, बुरा करती थी, थका देती थी, जैसे शरीर से चिपकी रहती थी वो बीमारी, लेकिन एक जड़ी बूटी के कारण वो ठीक हुई। मेरी बीवी वो जड़ी बूटियाँ बनाती है। अब वो जो व्यापारी थे वो बिठाकर अब एल्फ्रेड को समझा रहे थे, ये बीमारी कोई नई नहीं है, ये बहुत शहरों में फैली हुई है, बहुत गाँव में फैली हुई है। एल्फ्रेड ने कहा, मुझे पता है, लेकिन यहाँ उसके पास इसकी दवाई है। जब उस व्यापारी ने पूरी तरह से बताया ये बीमारी क्या है, एल्फ्रेड मान नहीं रहा था। उस व्यापारी ने कहा था कि ये कोई बीमारी नहीं है, जहाँ जहाँ ऐसा होता है कहते हैं डायन ये करती है। एक डायन की शक्तियाँ ऐसा करती हैं, वो गांव पर प्रकोप बन जाती है, ये बीमारी वो फैलाती है। काफ़ी समय से ये बीमारी फैल रही थी, तो जो विच हंटर्स हैं, जो ऐसी डायनों को पकड़कर मारते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहे थे। वो शहरों गांव में घूम रहे थे और ढूंढ रहे थे निशानियाँ जिससे डायन को पकड़ा जाए। उन्होंने ये निशानी ढूंढी थी कि ये जो डायन होती है ना, पहले बीमारी फैलाती है, फिर बीमारी ठीक करती है, गांव में आती है और उसके बाद अपना काम करती है। अब वहाँ जो व्यापारी थे उन्होंने ये कहा था, जो एल्फ्रेड था वो मान नहीं रहा था। उसे लगा ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, ये बीमारी ही है। अब मेरी बीवी ने ठीक की है, उसके पास इसकी जानकारी है, साधारण बीमारी थी, कोई बड़ी नहीं है। व्यापारी समझा रहे थे, यहाँ गाँव में किसी डायन का साया है और वो डायन उसके बाद बहुत लोगों को मारती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। उन्हें पता नहीं था डायन चाहती क्या है। उन्होंने कहा कि विच हंटर को हम बताएंगे, आगे हम जाने वाले हैं, वहाँ विच हंटर पहुँचे हुए हैं, वहाँ से सीधा इधर भेजेंगे। हमें पहले पता नहीं था ऐसी बीमारी फैली है, हमें लगा कोई हैजा ऐसी कोई बीमारी फैली होगी, लेकिन यहाँ आकर अब पता चला कि वो शरीर काला हुआ था और ठीक भी हुआ, बिना किसी को मारे ठीक हुआ। तो ये उस डायन का साया था, वो विच हंटर को भेजने वाले थे। अब ये बात सुनकर सीधा एल्फ्रेड घर पहुंच गया। अब उसने अपनी बीवी को नहीं बताया, वो अपनी बीवी को डराना नहीं चाहता था। अब उसने कहा कि मैं अपनी बीवी को अगर बताऊंगा तो मेरी बीवी को लगेगा ये मुझे डायन कह रहा है, तो वो अपनी बीवी को ये बता नहीं रहा था। अगले दिन वो वहाँ से निकले सीधा उस झोंपड़े की तरफ जो उसकी बीवी का था, जंगल के काफ़ी बीच में बना हुआ एक छोटा सा झोंपड़ा। जैसे ही वो वहाँ पर गया, उसके बाद वो उसकी बीवी कहने लगी, यहाँ पर मैं बहुत कुछ करती हूँ। वहाँ दीवारों पर भयानक से निशान बनाए हुए थे, कुछ जादू सी चीज़ें, किताबें, पुरानी ऐसी चीज़ें रखी हुई, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। बहुत समय बाद वो यहाँ पर आई थी, लगभग 1 साल बाद। इसके बाद वो वहाँ पर अपने पति के सामने, एल्फ्रेड के सामने काढ़ा बनाने लगी। वो हरे रंग का काढ़ा बना रही थी एक बड़े से डंडे के साथ। अब उसकी जो बीवी थी ना, वो 1 साल में जैसे 10-15 साल बड़ी हो चुकी थी। पहले वो बहुत खूबसूरत थी, ऐसा लग रहा था कि वो एल्फ्रेड की हम उम्र हो। 1 ही साल बीता था, ऐसा लगने लगा था कि वो 35 से 37 साल की कोई औरत हो। उसका शरीर काफ़ी बूढ़ा बूढ़ा सा हो गया था, ज़्यादा बूढ़ी नहीं थी वो खूबसूरत थी, लेकिन एक औरत बन गई थी लड़की से 1 साल में। एल्फ्रेड ने इसके बारे में सोचा नहीं था कि शायद ऐसा ही होता है ना, उसने पहले कभी इस तरह लड़कियां हम उम्र नहीं देखी थी, उनके बारे में इतना सोचा नहीं था। अब शादी की उम्र हुई थी, अब उसे ये लड़की मिली थी, बाकी लड़कियों से वो कम ही मिलता था। अब उसे ये पता नहीं था। पूरा दिन वो काढ़ा बनाती रही। उसके बाद उसने अपने पति एल्फ्रेड को कुछ पिलाया। अब एल्फ्रेड का दिमाग घूमने लगा और वो बेहोश हो गया। इसके बाद उसने एल्फ्रेड को एक दीवार पर टांगा। अब जब एल्फ्रेड की नींद खुली, उसे दीवार से टांगा गया था। बाजू इस तरह से उसके बांधे हुए थे, टांगे बांधी हुई थी दीवार से, पीछे निशान बनाए हुए, मुंह पर पट्टी, ताकि वो चीख ना पाए। एल्फ्रेड पूछने की कोशिश कर रहा था इशारों में उसे क्यों बांधा है, लेकिन उसकी पत्नी वहाँ काढ़ा बनाती जा रही थी, रोती जा रही थी। काढ़ा बनाती जा रही थी, रोती जा रही थी। बार बार वो करीब आती एल्फ्रेड के, उसे गले से लगाती, उसे गले से लगाने के बाद फिर से पीछे जाती, काढ़ा बनाने लगती। कई बार ऐसा कर रही थी। वो ऐसे रो रही थी जैसे वो एल्फ्रेड से दूर होने वाली हो। उस शाम जो विच हंटर थे वो वहाँ पर आए। ये झोंपड़े को उन्होंने बाहर से घेरा। इसके बाद वो जो डायन थी वो उस झोंपड़े के अंदर ही
अंदर से जैसे छोटी छोटी बोतलें जिसमें वो काढ़ा भर भर कर बाहर मार रही थी, जिससे जंगल में आग लग गई। लेकिन वो विच हंटर ऐसी डायनों का मुकाबला करने के लिए ही मशहूर थे। उन्होंने हर आग को बुझाया और झोंपड़े को घेर लिया। अब झोंपड़े को तोड़कर उस डायन को उन्होंने पकड़ लिया था। अब वो रो रही थी कि मुझे छोड़ो एल्फ्रेड, मुझे बचाओ। लेकिन एल्फ्रेड खुद जानता था कुछ गड़बड़ है इसके साथ। अब एल्फ्रेड जानता था वो विच वाली बात सच हो सकती है, ये कुछ गड़बड़ करती है। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उस जो विच की पहले चोटी काटी, उसके चीज़ें तोड़ी, वो जो काढ़ा गिराया, उसके जो नाखून थे, पाँव के नाखून उखाड़े। अब वो 80 से 90 साल की बूढ़ी बन गई थी, जिसकी नाक लंबी थी, बड़ी बड़ी आँखें थी। ये एक डायन थी। तब उसे वहाँ पर जलाया गया और जलने के बाद भी उसे कोई असर नहीं हो रहा। धीरे धीरे उसका शरीर बूढ़ा होता गया, जलता गए और वो तब वहाँ राख बन गई थी। एल्फ्रेड को बहुत दुख लगा था, लेकिन वो जो विच हंटर थे उन्होंने बताया था कि ये जो डायनें होती हैं ना, ये ऐसा ही करती हैं, ये जादू टोने का इस्तेमाल करती हैं, काली शक्तियों का। ऐसे काढ़े बनाती हैं जिससे वो बीमारी फैलाती हैं गाँव में। सब लोग उस पर भरोसा करें, ये वो चाहती हैं। इस तरह वो उस गांव में घुसती हैं, सबके लिए अच्छी बन जाती हैं, लेकिन करना चाहती हैं अपना काम। एक खास चीज़ जो डायन को 80 साल की उम्र देती है, यानी अगर वो 80 साल की है वो बूढ़ी होगी। अगर वो अपने पति की बलि देती है तो 80 साल उम्र पीछे चली जाएगी और वो फिर से जवान, फिर से कई सालों तक वो जवान रहेगी। लेकिन धीरे धीरे वो बूढ़ी होती जाएगी। वो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए या पूरे एक दिन के लिए थोड़ी जवान रह सकती है, लेकिन फिर से वो बूढ़ी हो जाती है। अगर वो अपने पति की बलि फिर से दे तो फिर से वो जवान हो जाएगी। ये करने के लिए वो गाँव में आई थी, एल्फ्रेड को मारने के लिए, उसकी बलि देने के लिए, उसकी कुर्बानी देने के लिए। इसीलिए वो रो रही थी। उसे प्यार था अपने पति से, वो अपना काम भी करना चाहती थी। वो एल्फ्रेड को मारती और उसकी शक्ति लेती, उसकी बलि देती और उसे काढ़े में मिलाकर पी जाती। इस तरह वो डायन अपना काम करती और वहाँ कई डायनें यही काम कर रही थी। इस तरह एल्फ्रेड बच पाया था और विच हंटर्स जो यहाँ काफ़ी मशहूर थे, इस विच का भी उन्होंने शिकार किया था। ऐसी कई विच जो अलग अलग गांव में थी, कुछ के पास शक्तियाँ थी, कुछ बन रही थी। बहुत ज़्यादा डायनों को मारा गया। जैसा कि मैंने आपको कहा, कई मासूम लोगों को, कई औरतें जो विच नहीं थी उन्हें भी बहुत मारा गया था, जलाया गया था। ये इतिहास के पन्नों में आप ढूंढ सकते हैं, आप गूगल करेंगे तो ऐसी कई विच की कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी, जब कई मासूम औरतों को भी विच समझकर मारा गया था। तो दोस्तों आप बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको ये जानकारी कैसी लगी, और आपको अब पता लग गया होगा आखिर डायन क्या होती हैं, क्या चाहती हैं। तो ऐसी जानकारी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस पर ऐसी ही रोचक, डरावनी और खौफनाक कहानियाँ लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।